नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ख़ास प्रोग्राम मेडिकल माइंड्स में। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाने वाले हैं तो शहर के अनोखे डॉक्टर जिन्होंने एक महज 3 साल के बच्चे की आंखों के आंसू की थैली की सर्जरी की। डॉक्टर अनुज जावलकर ENT सर्जरी में एक बड़ा नाम है। तो आइए हम उनसे समझते हैं कि नाक, कान और गले के रोग को लेकर प्रदेश में क्या स्थिति है और इसको लेकर चिकित्सक के रूप में वो किस तरह से होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि नाक, कान, गला खासतौर पर बच्चों में इस मामले में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो प्रदेश में क्या स्थिति, किस तरह की बीमारियां रहती हैं? अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो सबसे पहले कान से हम शुरू करते हैं। कान में जन्म से बहरे बच्चे रहते हैं जो जन्म होते ही साथ जो सुन नहीं पाते। चूँकि वो सुन नहीं पाते इसलिए वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों की तादाद काफ़ी मात्रा में है। इनके लिए राज्य शासन ने कुछ योजनाएं भी की है, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना करके, जिसमें बच्चों को हम जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके उनका ऑपरेशन करते हैं। तो फिर उनको ऑपरेशन करके सुनाई देने की एक मशीन लगाई जाती है जिससे बच्चे सुन लेते हैं। फिर उनको स्पीच थेरेपी दिया जाता है तो वो बोलने लगते हैं। तो इस तरह से बच्चे का पूरा फ्यूचर बदल जाता है। अगर एक बच्चा जन्म से बहरा है, उसका कुछ नहीं हुआ, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वो आगे जाके मूक बधिर स्कूल में रहेगा। मुख्यतः हम सबसे पहले शुरू करें अगर कान से, तो कान में जो जन्म से बच्चे होते हैं बहरे और गूंगे, ऐसे बच्चों के लिए राज्य शासन की एक योजना है, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, जिसके तहत बच्चों को जल्दी से डिटेक्ट करके उनको अगर हम 1 से 4 साल 5 साल की उम्र तक ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद 2 से 4 साल 5 साल तक उनको हम स्पीच थेरेपी देते हैं, तो ऐसे बच्चे सुनने भी लगते हैं और बोलने भी लगते हैं। यहाँ पे 2 सिनेरियो है। अगर एक बच्चा जन्म से मूक बधिर है और उसका कोई इलाज नहीं हुआ, तो 5-6 साल 7 साल की उम्र के बाद उसको कुछ नहीं किया जा सकता और फिर ऐसे बच्चे हमेशा के लिए मूक बधिर हो जाते हैं। और अगर वहीं दूसरे बच्चे का 1 से 4 साल की उम्र में ऑपरेशन हो जाता है, रिहेबिलिटेशन होता है, स्पीच थेरेपी होती है, तो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रो करता है। सर, लेकिन उसमें एक मुझे लगता है कि जैसे बच्चे को 1 से 4 साल में कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है कि उसको आज कहाँ से सुनाई दी? बराबर, आजकल हमारे पास ऐसी मशीनें, ऐसे टूल्स है कि जिसमें हम डे 1 में भी बच्चा सुन रहा है कि नहीं ये पता कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक टेस्ट ऐसे होते हैं जो अगर हम 6 महीने की उम्र के अंदर कर लेते हैं तो हम 100% पता कर सकते हैं कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं। सुन रहा है तो कितना सुन रहा है, नहीं सुन रहा है तो क्यों नहीं सुन रहा है। और यूजुअली गवर्नमेंट का भी ये वो है स्कीम है कि जिसमें जो हाई रिस्क बच्चे मतलब ऐसे जो प्री मैच्योर हो गए, जो 9 महीने से पहले हो गए, या जिनको बच्चा होते ही साथ रोया नहीं, या और जो बहुत सारे ऐसे रिस्क वाले फैक्टर रहते हैं, ऐसे बच्चों को हम गवर्नमेंट ने स्क्रीनिंग के लिए कंपलसरी किया हुआ है। ये तो हो गई आपके चिकित्सक आपके पास जो केस आएगा उसकी बात। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे एक माँ को या पिता को या परिजनों को पता चले कि उनका बच्चा सुन पा रहा है, क्योंकि जब पहली वो डिटेक्ट करेंगे तब तो आपको आपके पास लेके आएंगे। तो कुछ ऐसे लक्षण दिखते होंगे बच्चों में? बराबर, अगर देखिए आपका बच्चा सोया हुआ है, बर्तन गिर गया, पटाखे फूट गए और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या बच्चा थोड़ा और बड़ा है 1-2 साल का, वो बैठा है और पीछे से आपने ताली बजाया उसके पास जाके और उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। और नॉर्मली क्या होता है, बच्चा 1-1.5 साल 2 साल के बीच में बोलना शुरू करता है, और अगर वो बोल नहीं रहा है तो आपको तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेनी है। मतलब अगर बच्चा बचपन से मतलब बहरा होगा तो वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि हाँ जी, जब कोई बात सुना ही नहीं तो वो बोलेगा कैसे। सेकेंडली, ब्रेन का वो पार्ट जो सुन के समझता है उसको कोई स्टिमुलस ही नहीं मिला, तो उसकी एट्रोफी मतलब वो काम नहीं करता है। तो इसी तरह से, और ये तो कान की बात हो गई, फिर गले की, जैसे खासतौर पे मुझे लगता है कोरोना काल के बाद से जो है बहुत एक बड़ी समस्या के रूप में है, कोरोना की बीमारी के रूप में थोड़ा सा खासतौर पे। हाँ जी, तो वहाँ फेफड़े के स्वास्थ्य को लेकर, गले को लेकर, और खासतौर पर उस समय मैंने ये भी देखा था सिम्टम कि लोगों को अगर नाक बह रहा तो लगातार बहे रहे, बहुत मुश्किल से कंट्रोल में होता था। सर्दी जो बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता था, तो उनके वो
अभी क्या स्थिति है और उनका ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए? पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि लोगों में एलर्जीज बढ़ी है। जी अब ये ऐसा हो सकता है कि कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम होने से, जी बाकी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, लोगों का खुद का रहन सहन, जी। ये सारी चीजें मैटर करती है। जो सर्दी की आप बात कर रहे हैं कि बार बार हो रही है, वो मोस्टली एलर्जी की वजह से होती है। जी और अब तो हमारे पास ऐसे टूल्स है कि जिससे हम एलर्जी को जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं जी कि कौन कौन सी चीजों से एलर्जी, उसके लिए स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं। जी और उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट तैयार होती है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीजों से बचना है। जी। उसमें कोई चीज ऐसी है कि जिससे हम बच नहीं सकते, तो उसका हम फिर वैक्सीन दे के भी उसको अच्छा। कंट्रोल कर सकते हैं। जी। सेकेंडली, एलर्जी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी बहुत अच्छा रोल है। अगर पेशेंट प्राणायाम, जल नीति करते हैं तो बहुत हद तक एलर्जी को नेचुरली ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो सर आप क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में नाक कान गले की सामान्यतः कौन सी बीमारियां ज्यादा है? छत्तीसगढ़ की कहे या पूरे देश की बात हम करें, हाँ इंडियन सिनेरियो में हमारे क्लाइमेट और इन सब की वजह से कान से पानी आना, जी कान से मवाद आना, कान के पर्दे में छेद होना, जी उसके बाद नाक में, जैसे मैंने अभी एलर्जी की बात किया, गले में टॉन्सिल, जी थायराइड की बीमारी, थायराइड में घेंगा रोग, जी ये होना, जी फिर मुंह और आजकल हमारे स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ के एरिया में चीविंग हैबिट्स बहुत ज्यादा है, पान हाँ गुटखा तंबाकू। जी उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 17-17 साल की उम्र के बच्चों में भी कैंसर हो रहा है मुंह के अंदर का, जी जो कि पहले ये माना जाता था कि 50-60 साल की एज के बाद होता है, बिल्कुल जब लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल खाते थे। अब तो छोटे छोटे बच्चों में हम ये देख रहे हैं। जी वैसे ही दूसरा, हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई एक चीज ये है कि मोबाइल के यूज करने की वजह से जी हम देख रहे हैं कि 10, 12, 15 साल के बच्चों में भी जी सुनने की क्षमता अचानक से कम हो जा रही है। जी जी। सर अब इसको थोड़ा विस्तार से बताइए ना कि ये समस्या वाकई में बच्चों के बीच बहुत ज्यादा है। हाँ जी, उसका कारण ये है कि देखिए, कोविड के समय 4-4, 6-6 घंटे तक ऑनलाइन क्लासेस होती थी। जी जी बच्चे हेडफोन, ईयरफोन लगा के लैपटॉप के सामने क्लासेस करते थे। जी अब वो बच्चे, जब उनको इसकी आदत, पोस्ट कोविड भी अब वो आदत हो गई है। बिल्कुल अब जब एग्जाम नहीं है, पढ़ना नहीं है, तो गाने सुन रहे, पिक्चर देख रहे, मूवीज देख रहे। तो जब हमारे पास बच्चे आने लगे, फिर हमने उस पर स्टडीज की गई, तो समझ में आया कि जो मोबाइल और हेडफोन, ईयरफोन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, वो हमारे कान की नस को परमानेंट डैमेज करती है, जिससे फिर बच्चों में कई बार सुनना कम होता है, कई बार चिड़चिड़ाहट होती है, सिर दर्द होता है, सीटी जैसी आवाज आने लगती है। जी। तो हमारे दर्शकों को खास तौर पे मैं अलर्ट करना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा घर में बहुत देर तक ईयरफोन लगा के, या आजकल ब्लूटूथ का चलन पड़ा शुरू हो गया है, वो लगा के बहुत देर तक अगर देखता है, अगर स्क्रीन देख रहा है, चाहे वो टेलीविजन का हो या चाहे आपका मोबाइल का हो, तो उसको बिल्कुल रोकें, नहीं तो बहुत ही जल्द आपका बच्चा जो है बहरेपन का शिकार हो जाएगा। अब आते हैं डॉक्टर साहब, आपकी जो स्पेशल अभी जिसके नाम से काफी चर्चा है, कॉन्जेनिटल डाइक्रोसाइटिस, जो आपकी जटिल सर्जरी का नाम है, मैं भी तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। कंजेनाइटल डाइक्रोसिस्टाइटिस करके एक डिजीज है, जिसमें जन्म से आंख के आंसू की थैली एक नाक में आती है। जब हमारे सारे आंसू आंख के थ्रू, आंख से नाक में आते हैं, तो इसमें इन बच्चों में जन्म से वो थैली बनी नहीं रहती है। अच्छा। या थैली बनी रहती है और वो नली ब्लॉक रहती है। अच्छा अच्छा। बट ऐसे 90% बच्चों में कुछ समय के बाद कुछ हम मसाज बताते हैं, कुछ ड्रॉप देते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा। 10%, 8-10% बच्चों में कई बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जी जी। तो ये आपने कैसे उस बच्चे की थोड़ी स्टोरी बताइए ना, कैसे वो बच्चा आपके पास आया, आपने कैसे डिटेक्ट किया, क्योंकि ये चीज मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ पहली बार हुआ है। हाँ जी जी। ये ऐसा है कि इतने कम उम्र के बच्चों में इस तरह का ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ था हमारे यहाँ, इवन सेंट्रल इंडिया में भी। जी जी। 5 साल से ऊपर के बच्चों में इस तरह की सर्जरी हुई थी। बच्चे के मदर फादर काफी परेशान थे, उन्होंने काफी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, सबने उनको बोला कि सर्जरी करना है, पर आपको किसी बड़े हॉस्पिटल या बड़े सेंटर में जाना होगा। फिर कुछ मेरे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मित्र है, उन्होंने मेरे पास भेजा, फिर हमने उनको असेस किया, फिर हमने ऑपरेट किया। अच्छा अच्छा। और वो बच्चा पूरी तरह से आज स्वस्थ है। और सर्जरी जैसे पहली बार हुई है, तो इसमें निश्चित तौर पर काफी चुनौतियां रही होंगी, तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा?
इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि एक 3 साल के बच्चे को एनेस्थीसिया देना जी और बेहोशी करके उतने देर तक रखना जी जी। एक अपने आप में एक वो चैलेंजिंग रहता है। दूसरी बात एनेस्थीसिया भी कुछ दूसरी असर बात करता है क्या सर बच्चों को? हाँ जी हाँ जी, है ना? क्योंकि बच्चों को तो जब तक हम पूरा एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो बच्चा जी तो हाथ नहीं लगाने देगा। जी जी और ये सर्जरी तो ऐसी क्रिटिकल रहती है, आँख के आसपास हो रही है, नाक के रास्ते से, जी जी। बिना चीरफाड़ बिना टाके का है। अच्छा अच्छा। जी जो लेटेस्ट एंडोस्कोपिक सर्जरी हम बोलते हैं वैसा किया है हमने। जी जी दूसरा चैलेंज ये रहता है कि जब हम ओपन करते हैं तो उसके बाद जब जन्म से है तो कई बार ऐसा रहता है कि अंदर इतनी सारी एनाटॉमिकल चेंजेस रहते हैं कि जिसमें या तो थैली ही नहीं बनी रहती है या बहुत सारे ऐसे चीजें रहते हैं कि जिसको हमको पार पाना मुश्किल रहता है। तो इन सब चैलेंजेस के साथ ये करना थोड़ा सा मतलब इसमें मुश्किल था। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे इसके पहले जो ट्रेडिशनल तरीके थे उनमें किस तरह से ऑपरेशन होता और एंडोस्कोपी आने से वो कितना एडवांटेज हुआ है इसमें? ट्रेडिशनल तरीके में जब इसी तरह की अगर इसी सर्जरी की या इसी डिजीज की हम बात करें तो ट्रेडिशनल तरीके में बाहर से इतना काट के ऑपरेशन होता था अच्छा। और उसके बाद इतना बड़ा स्कार चेहरे पे रहता था। दूसरा उसका सक्सेस रेट भी 50% भी नहीं था। अच्छा। और आजकल हम जो एंडोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं उसका सक्सेस रेट 98 बहुत 97%। बढ़िया है उसके हिसाब और से। स्कार से भी बच जाते हैं, जी जी नहीं तो चेहरे पे हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए स्कार आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे भी एआई का जमाना आ रहा है या अपन सुनते हैं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या इसका भी इसमें समावेश होना शुरू हो गया है या आने वाला है? मेडिकल साइंस में एआई और रोबोट्स का बहुत सारा है रोल, जी जी। बट वो एक सीमित इसमें है अच्छा अच्छा। कि हम हर सर्जरी को या हर ट्रीटमेंट को अब एआई से या रोबोट से करें, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। बट आने वाले समय में बहुत सारे होपफुली चेंजेस आएंगे। जी जी। अच्छा सर, इसमें आज ही अभी खास तौर पे अगर आप पोस्ट कोविड में सांस लेने को लेकर काफी लोगों में दिक्कत आ रही है, जैसे कई बार चलते चलते दम फूल जाना, ये इसकी वजह क्या है सर? इसकी एक मेजर वजह यह है कि हमारे नाक से लेके गले और गले से लेके सांस की नली, जी यहाँ पे एलर्जी की वजह से जी। सूजन आ जाती है। अच्छा। फिर दूसरा पोस्ट कोविड लोगों के लंग्स और ये इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कम हुई है, जी तो रिपीटेड इन्फेक्शन होना, जी एलर्जी होना, ये कारण है जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत आती है। जी। एक और चीज भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, जैसे अभी मेरा एक मित्र था, तो ऐसी कोई उसको बीमारी नहीं हुई, उसको सिर्फ सर्दी हुई 10 दिन की, और उसका उसे एक कान से सुनने की शक्ति चली गई और दूसरे कान में भी वो मुश्किल से 75% सुनता है और 25% उसका भी चला गया है। हाँ, तो ये क्या असर हो इसका गया सर? कारण मैं बता रहा हूँ। जी। इसको हम हमारे मेडिकल लैंग्वेज में सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। अच्छा। अचानक से, सर्दी तो एक कारण था, लेकिन अचानक से कान की सुनने की दोनों नस जो कान से हमारे दिमाग को जाती है, अच्छा। जिससे हम सुनते हैं और समझते हैं, जी जी। तो वो काम करना बंद कर देती है। फिर इस तरह के इसमें आजकल भी बहुत आधुनिक उपचार हैं जिसमें हम कुछ कान में इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स के टैबलेट और इंजेक्शंस देते हैं। उसके अलावा एक हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है जो अब रायपुर में भी अवेलेबल है। अच्छा। तो ये सब करने से मैक्सिमम पेशेंट में ये रिकवरी हो जाती है। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम सडन एसएन लॉस, सेंसरी न्यूरल लॉस हुआ और किसके कितने दिन के अंदर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर 24, 48, 72 घंटे में हम ट्रीटमेंट करते हैं और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है तो बहुत हद तक पेशेंट पूरी तरह से रिकवर भी हो जाते हैं। जितना डिले होता है, ये नर्व का डैमेज है, जितना डिले होगा तो फिर उसके रिकवरी के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। एक समस्या जो सर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है, शहरों में तो चलिए आप जैसे डॉक्टर हैं तो बहुत काफी कुछ सुविधाएं मिल जाती लोगों को, लेकिन छत्तीसगढ़ के रूरल एरियाज में खास तौर पे ईएनटी को लेकर एक तो जागरूकता की कमी है, दूसरा वैसे चिकित्सक वहाँ उपलब्ध नहीं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, मतलब क्या वर्क होना नहीं, चाहिए वहाँ पे? इस बात पे मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले लगभग मैंने 26 सालों से मैं ईएनटी में ही जी काम कर रहा हूँ और जी। काफी सालों से मैं अभी रायपुर में ही हूँ। आजकल सिनेरियो काफी चेंज हुआ है, लोग जागरूक हो गए हैं। मतलब अगर गांव के पेशेंट को भी कान में दर्द होता है, अगर उसको पता है कि वहाँ उसको स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा है तो वो दौड़ते भागते या रायपुर आता है हमारे पास। अच्छा, मतलब ये पहले एक जमाना था कि पानी बह रहा है, मवाद बह रहा है और महीनों महीनों कोई ध्यान नहीं देता था। अब तो एक नॉर्मल लेमैन भी तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भागते दौड़ते आते हैं। मतलब लोगों में हर चीज का अपने स्वतः के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारीपन बढ़ गई है। एक ये आपकी योजना थी स्वर से स्वास्थ्य,
जैसी कुछ योजना आपने बीच में कुछ चलाई थी क्या इसकी, उसके बारे में कुछ बताइए ना। स्वर से स्वास्थ्य मतलब स्वर जो हमारा रहता है वो काफी इम्पोर्टेंट है जी। तो अभी तक कैसा होता था कि उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था जी। तो हम चाहते थे कि लोगों में जागरूकता आए कि हम अपनी आवाज हमारे गले के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहे। तो उसमें हमने लोगों को बोला कि बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खाना, ऑयली स्पाइसी चीजें नहीं खाना चाहिए जी। और बाहर जो स्ट्रीट फूड होता है स्पेशली मोमोज और गुपचुप इस तरह की चीजें अच्छा। लॉन्ग टर्म में या जो रिपीटेडली खाते हैं उनको गले में दिक्कत आती है। मतलब फास्ट फूड का जो खासतौर पर मोमोज और ये, तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सावधान करेंगे कि अगर आपके बच्चे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, खासतौर पे मोमोज का आजकल बहुत चलन बढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल सावधान हो जाएं। अपने गले को अगर सुरीला बना के रखना है या उनकी बीमारियों से बचा के रखना है तो इस तरह के भोजन से बचें। डॉक्टर साहब, अब मैं आऊँगा कि मेडिकल फील्ड में खासतौर पे ईएनटी को उतना ज़्यादा मुझे लगता है तवज्जो नहीं मिलती है, उतने ज़्यादा डॉक्टर मुझे दिखते नहीं है। तो नई पीढ़ी जो आ रही है मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहती है, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? वो आजकल तो सिनेरियो चेंज हो गया है। आजकल जो स्मॉल ब्रांचेस रहती उस पे ज्यादा वो है जी। लोगों का फोकस। अच्छा। क्योंकि इसमें मतलब अगर आपने स्किल डेवलप किया तो आपके लिए बहुत स्काई इज द लिमिट वाली बात है। अच्छा। तो ईएनटी तो बहुत अच्छी चीजें है। ईएनटी हो गया, स्किन हो गया, जी। ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये सारी चीजें बढ़िया है। इसमें आसानी से दिखते मिलते नहीं डॉक्टर, मुझे लगता है रायपुर में इसीलिए गिने चुने ही नहीं नहीं, रायपुर में अभी आपके मतलब 100 से ज्यादा ईएनटी स्पेशलिस्ट है। ऐसा क्या? तो उतना मेरे को या तो फिर प्रचार नहीं हुआ उतना, ऐसा लगता है ये भी एक वजह हो सकती है हाँ ना? अच्छा, इस क्षेत्र में आप रिसर्च की क्या संभावनाएं देखते हैं? हाँ जी, मेडिकल साइंस में जैसे हर एक चीजों पे रिसर्च किया जा सकता है, वैसे ईएनटी में तो रिसर्च की अपार संभावना है जी। हर एक चीज को पे लेके। जैसे हम एलर्जी पे रिसर्च कर सकते हैं, कान पे रिसर्च कर सकते हैं, कान की चीजों पे जैसे मैंने अभी कॉकलियर इम्प्लांट की बात किया, जी। उस पे भी काफी कुछ रिसर्च किया जा सकता है जिसमें। जी जी। एक समस्या आती है डॉक्टर साहब की, अक्सर बच्चों के गले में कभी सिक्का फंस जाना, इस तरह की चीजें, उसको लेकर थोड़ा सा आपका गाइडेंस चाह रहा था। उसको कैसे निपटना चाहिए परिजनों को? सबसे पहले तो परिजनों को सावधान रहना चाहिए कि बच्चों के हाथों में इस तरह की चीजें ना दे। यूजुअली 2 3 4 साल के बच्चे हाथ में सिक्का रखे रखे मुंह में डाल लेते हैं और फिर वो रिफ्लेक्सली स्वेलो कर लेते हैं। जी। तो उसको है तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब ऐसा कुछ होता है तो उसको इमिडिएटली एंडोस्कोपी करके निकालना पड़ता है। अच्छा। ऐसा है, हाँ, मतलब एक तरह से वो कहीं ना कहीं वो इमरजेंसी हो जाती है वो। इमरजेंसी हो हाँ जाती है, अगर समय पे नहीं हो सके तो। हाँ और एक बड़ी समस्या आ रही है शहरों में, जो बड़े बड़े डीजे बजते हैं, ध्वनि प्रदूषण एक बड़ा मसला हो गया है प्रदेश में, पूरे देश में हो गया है। तो उनके लिए मैं आपका क्या सलाह है? देखिए, ध्वनि प्रदूषण जितने डीजेज और लाउड साउंड में लाउड स्पीकर और ये सब बजते हैं, जी। ये सुप्रीम कोर्ट की और गवर्नमेंट की मतलब क्लियर स्टैंडिंग्स है कि इस डेसिबल से ऊपर यूज नहीं करना है, पर उसकी अनदेखी होती है। जी। मेरी प्रशासन और इन सब से रिक्वेस्ट है कि उसको स्ट्रिक्टली लागू करे, क्योंकि इनकी जो ये आवाज निकलती है वो केवल कान की नस को नहीं डैमेज करती है। अगर आप उसके पास से गुजरेंगे तो देखिए आपके छाती में भी धड़ धड़ होने लगता है। अगर आप तो वो आपके वाइब्रेशन होने लगता है। तो ये आपके हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, हर एक चीजों को डैमेज करता है। कान तो है ही, क्योंकि आपके तेज स्वर जाने से, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना, सडन सेंसरी न्यूरल लॉस। मैं यूजुअली देखता हूँ कि गणेश की जब झांकी वगैरह निकलती है उसके अगले दिन मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनको अचानक से सुनना बंद हो जाता है, क्योंकि वो रात भर एक अल्कोहल इसके नशे में रहते हैं, तो डीजे के आसपास रहते हैं रात भर। उस समय तो समझ में नहीं आता, अगले दिन सो के उठते हैं तो कान सुनाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अभी एक ऐसी घटना भी घटी थी सर, एक डीजे ने की वजह से हार्ट अटैक आ गया मरीज को, और इवन इतना खतरनाक डीजे था कि वो जिस जगह से गुजरा तो घर का छज्जा तक टूट गया था। अभी कुछ समय पहले की बात है, चर्चा में थी। तो इस तरह कोई नहीं, ये इस तरह से वाइब्रेशन करता है, तो आप सोचिए जब वो छज्जे को गिरा दिया तो हमारे शरीर को कितना धज्जियां उड़ाएगा। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये इस पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। इसको खासतौर पे रायपुर में भी देखता हूँ मैं कि ऐसे खासतौर पर धार्मिक आयोजन में पुलिस कहीं ना कहीं
लैग करती है या सुरक्षा नहीं दे पाती है या उनको प्रतिबंधित नहीं कर पाती है, तो उसका नतीजा भुगतना पड़ता है लोगों को। एक सब्जेक्ट हमेशा आता है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। ईएनटी के फील्ड में आप क्या देखते हैं भविष्य यहाँ पे? हाँ जी, हमारे पास अभी ईएनटी में अगर हम देखें तो हमारे पास वो सारी चीजें हैं जी जो बड़े बड़े शहरों में होती थी, या इंटरनेशनल लेवल पे भी जो चीजें होती है वो आज सब चीजें रायपुर में मौजूद है। जी तो मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है यहाँ, बशर्ते थोड़ा सा उसको जी एक्सप्लोर किया जाए सही डायरेक्शन में। गवर्नमेंट जब तक उसको लेकर प्रमोट नहीं है, एक तो यहाँ हाँ, का पर्यटन विभाग ही अभी बहुत ज्यादा उतना दोनों सक्रिय, मिले, हाँ, ये सारी जी चीजें, ये टीम वर्क रहता टीम है। वर्क जैसा रहता है। जी सर, आपके जैसे अभी भविष्य की कुछ योजनाएं हैं आपके अपने हॉस्पिटल को लेकर? हाँ, अब धीरे धीरे सारी चीजें हमने तो कोशिश किया है कि मतलब जो जैसे आपने लेटेस्ट चीजें कितना बढ़िया अवेलेबल है। एक मतलब आश्चर्यजनक तरीके का एक ऑपरेशन किया, इस तरह की और भी जो संभावनाएं हैं या उसको लेकर अपन कुछ और रिसर्च करके अपना डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे इससे पहले भी हमने एक कॉकलियर इम्प्लांट जो सर्जरी की हम बात की है, उसको हमने सेंट्रल इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले 2008 में हमने स्टार्ट किया था। उस समय तक सिर्फ मेकाहारा में और बाद में फिर एम्स आया तो वहां होता था। में? आज भी बहुत गिने चुने सेंटर है जहाँ ये कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होती है। अच्छा अच्छा उसके अलावा हमारे पास ईएनटी से रिलेटेड हर एक सुविधाएं अवेलेबल है। अच्छा अच्छा 0 to 100 सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। स्कल बेस सर्जरी और ईयर सर्जरी, नोज थ्रोट सर्जरी। अच्छा थायराइड के लिए हमारी जो सर्जरी है, हम हमारे कुछ पेपर्स भी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए हैं। हाँ, थायराइड भी एक बड़ी समस्या बन के उभर रहा है आजकल। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को थायराइड की बीमारी हो रही थी, इसकी वजह क्या है थायराइड सर? थायराइड में दो तरह की एक बीमारी होती है। एक जिसमें हार्मोन उसका कम या ज्यादा निकलता है, जी इसको मेडिकली मैनेज किया जाता है टैबलेट्स और दवाइयाँ दे के। जी दूसरा जो घेंगा रोग होता है, थायराइड में इतनी बड़ी स्वेलिंग आ जी जाती है। पहले ये माना जाता था कि आयोडीन की कमी से होता है, जी जी। लेकिन अब तो आजकल तो हर कोई आयोडीन वाला ही नमक खाता है। तो वो एकदम थ्योरी तो वो हो गई है। अब बेकार हो चुकी हाँ, है आयोडीन अब। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जो हमारे थायराइड के ग्लैंड में अच्छा ग्वाइटर मतलब वो सूजन को करते हैं। करते हैं। अब हमारे पास जैसे उसके लिए भी छोटी सी गठान से लेके बड़े बड़े स्वेलिंग लेके पेशेंट आते हैं, अच्छा वो अच्छा सर्जरी भी हम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब अंत में एक आपसे जनता के नाम एक संदेश चाहूंगा कि वो किस तरह से नाक कान और गला मेन हमारे इनटेक करने का तीनों सोर्स है, किस तरह से उसको स्वस्थ रखें, उसका एक सुझाव आपकी तरफ से। देखिए, नाक कान गला हमारे स्पेशल सेंसेस को कैरी करता है। जी तो अगर हमें इन सब चीजों को लंबे समय तक अच्छे से रखना है जी तो मोबाइल से दूरी, स्क्रीन टाइम एकदम कम से कम होना चाहिए। जी हेडफोन ईयरफोन बिल्कुल नहीं यूज करना है। दूसरा, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए तो जिससे हमारी नाक गला और फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। प्राणायाम और जल नीति मैं तो चाहता हूँ हर किसी ने करना चाहिए, जी क्योंकि आजकल हमारे पॉल्यूशन, हमारे एटमॉस्फेयर में इतना पॉल्यूशन है जी कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमको आगे एलर्जी और दूसरी तरह के बीमारियां डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ठीक। तो ये थे डॉक्टर जावलकर। अभी हमने उनसे समझा कि किस तरह से अपने तीन खास अंग नाक कान और गला के की देखभाल करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे हम मेडिकल माइंड के अगले एपिसोड में एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए चिकित्सक के साथ, जिनसे जानेंगे स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों की टिप्स। तब तक देखते रहिए पायनियर डिजिटल। धन्यवाद।